धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवलपाल गुर्जर, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश, हरियाणा खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा समेत तमाम गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर राज्यपाल और उनके आध्यात्मिक गुरु रामानुज जीयर स्वामी समेत महामंडलेश्वर गीता मनीषा स्वामी ज्ञानचंद ने ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना की। वहीं राज्यपाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गीता का संदेश किसी एक धर्म का, मजहब का नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणादायक है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का अजर अमर संदेश दिया है वो पूरे विश्व में माननीय साथी है, क्योंकि भगवत गीता एक श्रेष्ठतम ग्रंथ है और सभी लोगों को उसका पालन करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में यहाँ से जो है भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था। वो संदेश पूरा विश्व को मान्य है और भगवत गीता एक ऐसी श्रेष्ठ ग्रंथ है, केवल एक मजहब के लिए, एक धर्म के लिए ही नहीं, सारी मानवता और प्राणी सभी लोगों के लिए वो कर्तव्य देने के लिए रचा गया है। वैसी बहुत परंपरा का हमारा गीता उत्सव और इस बार विशेष करके विश्वगुरु भारत बनाने का जो संकल्प चल रहा है और वैसे ही आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये दोनों को भी जोड़ते हुए विज्ञान और संस्कृति और हमारा आध्यात्मिकता और हमारी नैतिकता को बढ़ाने के लिए गीता को आधार बनाकर आगे चलने के लिए उत्तम प्रदर्शन यहाँ पर लगाया गया है। हमारे जो रेवोल्यूशनरीज है, हमारे जितने भी सेना के अधिकारी है और वैसे ही साइंटिस्ट है, ये सारे लोगों का योगदान है और विश्वगुरु बनने के लिए इन सभी को हम बराबर दृष्टि से गीता से ही प्रेरणा लिए है। सारे गीता से ही प्रेरणा है, गीता ही हमारा मूल आधार है। तो वहीं राज्यपाल बंडारू ने सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनके निधन से राष्ट्र क्षति हुई है, क्योंकि उनके कुशल मार्गदर्शन में हमारे सशस्त्र बल पूरे संसार में अपना परचम लहरा रहे थे और किसी भी राष्ट्र का साहस नहीं था कि वो हमारे देश की सीमाओं पर बुरी नजर से आग भी उठाकर देख सके। घटना हुई है वो बहुत आवेदना हुई है मुझे। मैं जब शिमला में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल था, उन्होंने आकर मुझे राजभवन में मिला था। बहुत ही स्नेहशीली थे, इतने बड़े आर्मी के जनरल रहे थे वो भी। उनके पास जो मानवता, करुणा तो दिखा, मैंने देखा, मुझे बहुत ही आनंद लगा था। और उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से बताया था कि हम आज हमारा सशस्त्र बल जो है टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा आगे हम बढ़ चुक रहे हैं, तो इसलिए कोई भी देश हमारे ऊपर दुस्साहस नहीं करे। ऐसा जो है हम शक्तिशाली भारत को बनाने के लिए जो उन्होंने मुझे संकल्प वहाँ पर बताया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन वैसे महान भाव रावत जी, इस ऐसी दुर्घटना होगा ऐसा कभी कोई सोचा भी नहीं। ये होना जो है हमारे लिए बहुत क्षति है और उनकी आत्मा को शांति करने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लगाया, जहां मुख्यमंत्री ने न केवल लोगों की समस्याएं सुनी बल्कि उनका समस्याओं का मौके पर ही निपटारा भी कर दिया। इसके बाद सभी प्रतिनिधिमंडल और शिकायतकर्ता खुश नजर आए और सीएम का तहे दिल से धन्यवाद दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडलों की शिकायतें सुनी और मौके पर ही उनके निवारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनता दरबार में सभी प्रतिनिधि मंडल और शिकायतकर्ता बेहद खुश नजर आए। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है इन प्रतिनिधि मंडलों और शिकायतकर्ताओं का। 6 साल हो गए हमने ये दुकान ली थी, उसके पैसे सारे भर दिए हुए हैं। मगर फिर वो 10 लाख रुपए मांगते हैं और मेरे पास जितना पैसा था
वो मैंने सारा कोरोना फंड में दे दिया था। ताकि मेरे पास कोई पूंजी नहीं थी देने के लिए, मैं सारी पेमेंट इनकी कर चुका था। 6 साल हो गए मुझे धक्के खाते, सरकार अपनी हो, जहाँ जाता था वहीं धक्के मिलते थे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात सुनी है और फैसला दिया है कि आज ये इसका काम कर दो। मैं मुख्यमंत्री का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी काफ़ी लंबे समय से मांग थी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की, जो आज हमारी पूरी हुई। और जो हमारा मिलने का विषय था वो था हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के जो हमारे विद्यार्थी हैं, जिनकी स्कॉलरशिप 2013, 14, 15 से पेंडिंग थी और जो अभी तक आ नहीं रही थी, रिलीज नहीं हो रही थी। और दूसरा इशू था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे पंजाब के शेड्यूल कास्ट के बच्चों को 0 फीस पे एडमिशन मिलता है, सेम प्रोसेस हमारा हरियाणा के शेड्यूल कास्ट के बच्चों को भी पंजाब यूनिवर्सिटी में हो। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया है कि 2018 से लेकर आगे तक का जितना भी स्कॉलरशिप है वो 30 जनवरी तक रिलीज कर दिया जाएगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री साहब जी का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करते हैं कि उन्होंने हरियाणा के तमाम अनुसूचित जाति के छात्रों की जो समस्या थी इतने लंबे समय से, उसको मतलब निवारण करने का काम किया। हमारा गांव हजारों साल पुराना गांव है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव था और उसका नाम बगैर गांव वालों की नॉलेज के, बगैर किसी प्रस्ताव के, और उसका नाम हेली मंडी कर दिया। तो इस बारे में जब हमें तब पता चला, जब ये आधार कार्ड ऑनलाइन बनने लगे, तब पता चला कि हमारा गांव का नाम ना गूगल रिकॉर्ड में है ना कहीं भी है। तो तब से हम ये मुद्दा उठा रहे थे और आज हम सीएम साहब से मिलने का मौका मिला और सीएम साहब ने हमारी बात को स्वीकार माना है और उन्होंने स्वीकृति दे दी, हमारी नाम बदली करवा देंगे। करनाल में हमारी इंडस्ट्रीज़ है जो 30-30 साल पुरानी है। वहाँ पे एक्वायर का 37 सेक्टर के लिए एक्वायर कर रहे थे, उसमें हमारी फैक्ट्रियाँ, आगे वाला पोर्शन ग्रीन बेल्ट के अंदर एक्वायर हो गया था। हमारी एक्वायर होने के बाद हमारी फैक्ट्रियाँ बंद होती थी, इसलिए हमने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें बचा दें किसी तरह से। सीएम साहब ने हमें इंश्योरेंस दी है और बहुत अच्छा रवैया था उनका, बड़ा अच्छा एटीट्यूड था। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह कॉपरेट किया और बोला है कि हम पुरानी इंडस्ट्री को नहीं टूटने देंगे। हम बहुत थैंकफुल हैं सीएम साहब के। आज हम मेनली 4 डिमांडों के लेकर मुख्यमंत्री जी से मिले थे। जो डिमांडें हमने पहले मुख्यमंत्री हाउस में दे रखी थी, एक तो हमारा डीजल जो डिपो के अंदर से लेने बारे, और एक हमारा जो पार्किंग डिपो के अंदर से करने बारे, और जो हमारी बसें 300 किलोमीटर पर डे चलती है मिनिमम इंश्योर, वो मोर देन लंबे रूटों पर डलवाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो सभी मांगे आपकी पूरी की जाएंगी और आपकी बसों को भी लंबे मार्गों पर चलवाया जाएगा। तो आज हमारे हरियाणा के सभी गुरुकुल विद्यापीठ संस्कृत पाठशालाओं के प्रतिनिधि संचालक माननीय मुख्यमंत्री जी से धन्यवाद ज्ञापन दिया है कि जो गुरुकुलों में अध्यापकों की वेतन की समस्या रहती है, वो वेतन की संस्तुति करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा संस्कृत अकादमी को दिया है, जिसके फलस्वरूप हमने वो 18 फाइलें केंद्रीय विश्वविद्यालय को भेज दी और उनसे जो पैसा अब इनके सीधे खाते में आएगा। वही मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री महीने में एक बार जनता दरबार लगाते हैं और उन्होंने ये मॉडल पिछले 7 साल से अपनाया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा असर दिखा है और आज भी लगभग 250 लोग और 21 प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री से मिले। ये करीबन 250 के करीब लोग इसमें आए और इसमें समस्याएं कुल मिला के 21 जो डेलीगेशंस थे वो थे। कुछ लोग थे आभार व्यक्त करने वाले, जो कि पहले काम हुए हैं, सरकार द्वारा किए गए हैं। कुछ इनमें से 2 बच्चे भी आए थे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको मिला, उनको प्रोत्साहन राशि भी दी और उनका मान सम्मान किया। और इसके अलावा जो विभिन्न समस्याएं हैं और ख़ासकर आज देखा जाए तो एक काफ़ी 4 बड़े डेलीगेशंस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए आज माननीय मुख्यमंत्री को मिलके गए हैं। सभी की समस्या का मोटे तौर पे निराकरण हुआ है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसमें से निकल कर आए हैं। ये कई ऐसे मुद्दे थे जो बहुत दिनों से लंबित थे और कहीं ना कहीं अधिकारियों की और जो प्रार्थी थे उनकी कहीं एक मत नहीं बन पा रहा था, कहीं बॉटलनेक में नहीं बन पा रही थी। जैसे कि एससी बच्चों की फ़ीस का एक मामला है जिसमें 4-5 डिपार्टमेंट्स के आपस में जो इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ फंड्स हैं
उनकी वजह से एससी बच्चों को वक्त पे फीस नहीं मिल पा रही थी। उसको माननीय मुख्यमंत्री ने सभी डिपार्टमेंट के एसीएस जो करीबन देखें 6 डिपार्टमेंट्स को आज एक साथ एक मेज पर बिठाया और जो बच्चे जो प्रार्थी थे उनके एक डेलीगेशन की उनसे मुलाकात कराई और इस बात की को इंश्योर करने के लिए कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो जिन बच्चों की स्कॉलरशिप्स डिसबर्स नहीं हुई है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ में कराई जाए। इन कार्यक्रमों का एक बहुत ही अच्छा असर पूरी कार्यक्रम प्रणाली पे जाता है। ये विन विन सिचुएशन है, ना केवल प्रार्थियों को फ़ायदा होता है, अधिकारियों को भी इसका फ़ायदा होता है। जो प्रार्थी हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी तक पहुंचने के लिए विभिन्न चैनल से भिन्न भिन्न माध्यम से जाना पड़ता है। जो एक बात नीचे से शुरू होती है उसका बड़ा ही दूसरा रूप ऊपर पहुंचता है और अधिकारी भी उसकी गहराई को समझ नहीं पाते। ये जो मॉडल माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 7 सालों से अपनाया हुआ है, इसमें महीने में एक बार ऐसा जनता दरबार लगाते हैं जहां पर शीर्षस्थ अधिकारी और जो प्रार्थी हैं वो आमने सामने बैठते हैं और आमने सामने बैठने के जो उनकी डिमांड है, कहीं कुछ प्रार्थी को 2 कदम बढ़ते हैं, कहीं 2 कदम अधिकारी बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल के और बहुत पुरानी समस्याएं जो 20-20 साल 25-25 साल पुरानी समस्याएं, ऐसी समस्याएं इस सिस्टम से हल हुई है। पिछले 7 साल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये जनता दरबार लगाते आ रहे हैं और ये जनता दरबार आम जनता और प्रतिनिधि मंडल की समस्याओं के निपटारे का मंच बन रहा है, जिससे सरकार का अंत्योदय और सबका साथ सबका विकास ध्येय पूरा हो रहा है। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। तो वहीं हरियाणा विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर को शुरू होने जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने की है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि आगामी शीतकालीन सत्र की सुरक्षा में कोई चूक ना रहे, इसलिए यह बैठक की गई है। आज जो आगामी विधानसभा सत्र जो 17 दिसंबर को शुरू होने जा रहा है, उस आगामी सत्र को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर के आज एक उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा और होम सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी, हमारे जो सीआईडी के आईजी हैं और अन्य अधिकारी हरियाणा से, पंजाब से, यूटी से उसमें शामिल हुए थे। आगामी सत्र में किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो, इसको लेकर के अधिकारियों से चर्चा हुई है और ये तय हुआ है कि एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगा और वही लाइजन ऑफिसर होगा हर प्रकार के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए, और किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी में चूक ना रहे। इसके अलावा एक अब की बार विशेष बैठक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर के अब की बार पहली बार वो बैठक हम कर रहे हैं, जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन और जो दूसरे अन्य पार्टियों के हमारे नेता हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, इनसे बैठ करके हम एक मीटिंग जो 16 तारीख को शाम 2 बजे हमने प्रस्तावित की है, उस बैठक के अंदर सभी नेताओं से बैठ करके कि कोई भी सिक्योरिटी को लेकर के कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए ये बैठक रखी गई है। क्योंकि पिछली विधानसभा सत्र के अंदर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कंफ्यूजन की वजह से कि जो कुछ हमारे विधायक थे या लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उनको उससे नाराजगी हुई। तो इस प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो, तो हम सभी अपने विपक्ष के नेताओं से सरकार के जो हमारे
होम मिनिस्टर हैं या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं या अन्य जो सीनियर नेता हैं उनसे बैठ करके विचार विमर्श करेंगे ताकि सिक्योरिटी को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। वहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि आगामी शीतकालीन सत्र में कोविड नियमों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा और विधानसभा में प्रवेश के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी होगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। कोविड की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही ये सत्र पूरा आयोजित किया जाएगा। और अब की बार हमने ये कहा है कि आज हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं या हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनकी परामर्श पर हमने ये तय किया है कि जो हमारे सभी कर्मचारी या अधिकारी जिन्होंने सेकंड डोज, हमने पहले फर्स्ट डोज किया था, उनका ये कहना था कि अब तक सबको सेकंड डोज लगा लेनी चाहिए। वो जो सेकंड डोज लगवा करके ही सब अधिकारी कर्मचारी आए और अगर किसी का सेकंड डोज नहीं लगी तो आरटीपीसीआर टेस्ट उसके लिए यहाँ एक विशेष जो कैंप है विधानसभा परिसर के अंदर ही लगेगा, जहां आरटीपीसीआर टेस्ट करा करके अगर कोई ऐसा हमारा विधायक है या कोई कर्मचारी है वो आरटीपीसीआर टेस्ट करा करके ही एंटर कर सकेगा। और हमने कहा है कि अगले कुछ समय के पश्चात हम अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को एक सर्कुलर निकाल रहे हैं कि जिनके सेकंड डोज या फर्स्ट डोज, सेकंड डोज दोनों नहीं लगी होंगी, उनकी एंट्री जो है विधानसभा में हम बैन करने जा रहे हैं। और कोई भी जो हमारा विजिटर भी है अगर उसकी दोनों डोज नहीं लगी तो उनकी हम एंट्री को बैन करेंगे। वहीं भिवानी के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सुभाष बराला ने बैठक को संबोधित किया। वहीं सुभाष बराला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार अंत्योदय मेले का आयोजन कर रही है, जिसके चलते पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की मंशा है कि हर गरीब को फायदा हो, इसके लिए ऐसे लोगों का चुनाव करना है जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए तक की हो। वहीं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पेहोवा पहुंचे, जहां उन्होंने बीडीपीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में बीडीपीओ सहित कई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं मिले हैं। वहीं मामले को लेकर खेल राज्य मंत्री ने कहा कि वो लापरवाह अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री को भेजेंगे। उन्होंने निलंबित करने की मांग भी लगातार की जाएगी, क्योंकि जनता के कामों की अनदेखी करने वालों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। वहीं खेल राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले काफी समय से उन्हें आमजन की शिकायतें मिल रही थी कि बीडीपीओ कार्यालय में काम सही तरीके से नहीं हो रहा है और अधिकारी साथ ही साथ कर्मचारियों का व्यवहार लोगों के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं इंद्री खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में खंड स्तरीय अंत्योदय ग्रामोदय मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में राज्य नोडल अधिकारी ममता सिंह और इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप मुख्य तौर पर उन्होंने शिरकत की है, जहां उन्होंने मेले का निरीक्षण कर कर्मचारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसका ख्याल रखा जाए। वहीं इस मौके पर इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप ने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रही है और ये सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेले आयोजित लगातार कर रही है। आप देख रहे हैं आज कुटपरा के बीडीओ ऑफिस में, नई इंद्री के बीडीओ ऑफिस में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत आज मेला लगाया गया है। यहाँ पर ऐसे परिवारों को बुलाया गया जिनकी वार्षिक इनकम 1 लाख से कम है। तो ये मेला आज और कल 2 दिन है, तो इसमें कम से लगभग 17 के लगभग ऐसे परिवारों को बुलाया गया है जिनकी वार्षिक 1 लाख से कम है। आज है 900 के लगभग बुलाया गया, कल को 800 के बुलाया गया, तो कुल मिलाकर ये 17 हो जाएंगे।
तो इन परिवारों को इसलिए बुलाया गया है, सरकार की मंशा ये है, ध्येय है, जो गरीब परिवार हैं उनकी आमदनी बढ़ानी है, उनको स्वल्प रोजगार देना है ताकि वो गरीबी की रेखा से निकल करके अमीरों की श्रेणी में आ जाए। तो उसको लेकर के आज यहाँ पर जो है 18 महकमों के 55 स्कीमें लेकर के आए हैं। आप देख रहे हैं सभी जगह स्टॉल लग रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग स्कीमें। जो भी बेनिफिशियरी आ रहा है उससे पूछा जाता है भाई आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए आप कौन सी योजना लेना चाहते हैं, कौन सी स्कीम लेना चाहते हैं। जो भी वो स्कीम अडोप्ट करना चाहता है तो उसको स्कीम दे दी जाएगी। अगर उसको उसमें पैसे की, लोन की जरूरत पड़ेगी, उसको बैंकों को भी बुलाया गया है, तो बैंकों से उनको ऋण वगैरह, ग्रांट वगैरह दिला करके उनको स्वराज, उनको जो है उनका कारोबार उनको शुरू कर दिया जाएगा। वहीं रेवाड़ी में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने की, जहां उन्होंने 40 लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही 20 से ज्यादा समस्याओं का समाधान किया और बाकी समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी है। वहीं उन्होंने CDS विपिन रावत के निधन को भी अपूर्ण क्षति बताया। आज कुल 26 परिवार थे और 14 परिवार पीछे के जो चल रहे वो थे। तो हमने सबको शांतिपूर्वक तरीके से सबको सुना, सबका निपटान किया। देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। मैं कहूँगा कि कल का दिन बहुत मनहूस दिन था कि भारतीय सेना के तीनों सेनाओं के CDS कमांडर इन चीफ एक हेलीकॉप्टर हादसे में नहीं रहे। उसके लिए सारा ही देश शोक संतप्त है और राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर रखा है। और हमने भी आज उनको 2 मिनट का मौन व्रत धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है। पलवल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय ग्रामोदय मेले का आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में किया गया। इस मौके पर जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार और उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह भी मौजूद रही। वहीं वैशाली सिंह ने बताया कि पलवल जिले में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले के लिए 5469 परिवारों को चुना गया था और इस मेले में 260 लाभार्थियों को बुलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गरीब परिवारों को रोजगार देना है, स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री जी ने परिवार उत्थान योजना के तहत सभी प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे मेले आयोजित करने को कहा है, जिसके अंदर जो भी ऐसे परिवार हैं जिनके 1 लाख से कम आमदनी है सालाना, उनको आइडेंटिफाई करा जाए, उनको आइडेंटिफाई करके मेलों में बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो ऐसा क्या कार्य कर सकते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ाने में हम मदद कर सकते हैं। उसी संदर्भ में आज हमने पलवल ब्लॉक के यहाँ पे 260 ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिनको बुलाया है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट के पास उन्हें भेजकर उनको जो स्कीम हम असाइन कर सकते हैं, जैसे पशुपालन का है तो अगर वो डेयरी लगाना चाहें या फिर बकरी पालना चाहें तो उस तरह की स्कीम्स उनको असाइन करके लोन सैंक्शन करवा के फिर हम उनको आगे हैंड होल्डिंग करेंगे। यहाँ पर जो हम सारे डिपार्टमेंट का जो हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट है वो लोन अप्रूव करती हैं। वो मतलब क्लाइंट को हमारी तरफ रेफ़र करती हैं और उनको हम यहाँ पर इन प्रिंसिपल लोन अप्रूव करते हैं। इसके बाद फिर इनका अपने ब्रांच में प्रोसेसिंग होता है और फाइनल अप्रूवल उनको मिलता है। 7 दिन के अंदर हमारा यह है टारगेट है कि उनको अप्रूवल दें। लोगों से मेरा अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेले में आएँ और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएँ। बेसिकली ये जो स्कीम है ये हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है। इसका पर्पस ये है कि जो भी लाभार्थी जिनकी इनकम 1 लाख से नीचे है उनकी इनकम 180 के ऊपर किया जाए। बेसिक पर्पस ये है। लोहारू के BDPO कार्यालय में चयनित पात्र परिवारों के अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया। वहीं नोडल अधिकारी और DIG कुलदीप सिंह ने मेले का अवलोकन किया, जिसके बाद उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं नोडल अधिकारी कुलदीप सिंह ने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। उनका मुख्य उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में हर परिवार का डाटा परिवार पहचान पत्र में संग्रह किया गया है ताकि गरीब परिवारों के उत्थान के लिए सराहनीय कदम साबित होगा। देखिए, ये जो योजना चलाई गई है इसमें जितने भी गरीब परिवार है उनको ये मैसेज दिया गया है कि यहाँ आए और इस योजना का लाभ उठाए।
इसमें लगभग 615 परिवार चयनित किए गए थे जिनको इन्फॉर्म किया गया है वो आके अपने अपने जिनका भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस हिसाब से आके अपना याद करवाएं। इस तरह के मेले के जो आयोजन किए जाए इससे कितना फायदा लोगों को होता है? देखिए अभी शुरुआत है, फायदा होगा, काफ़ी रोजगार के उनको अवसर मिलेंगे। तो आगे इस महीने में एक और भी विजिट अभी होनी है, और भी होंगे। महम के विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने मेले का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कहा कि अंत्योदय परिवार योजना के 17 विभागों में अपने स्टॉल लगाए हैं और लोगों का मेले के प्रति अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार स्वयं रोजगार ऋण आदि देकर हर उस गरीब व्यक्ति का उत्थान करना चाहती है जिसकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। हाँ, ये पिछले महीने शुरू कर दिया था हमने ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। तो इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो अंतिम अंत्योदय है, अंतिम का उदय, जो बिल्कुल निचली पायदान पे बैठा है ऐसे गरीब आदमी को फैसिलिटेट करना। तो ये रोहतक में और कलानौर में लगने के बाद अब महम में ये मेला लग रहा है, जहाँ आप देख रहे हैं सभी 17 डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स हैं, बैंक्स के स्टॉल्स हैं और लोगों को उनकी सुविधा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनका जो टेस्ट है उसके अनुसार और उनकी इनकम के अनुसार उनसे पूछा जा रहा है कि उनको क्या तरह का रोज़गार करना है, कोई ट्रेनिंग लेनी है या और कोई इशू है उनके, और वो संबंधित डिपार्टमेंट्स उनको फैसिलिटी। देख रहा हूँ कि अपने यहाँ लार्जली भैंस के लिए लोन लेना या बी कीपिंग वगैरह के लिए लेना, तो एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर वगैरह इधर ज़्यादा ध्यान है लोगों का। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है कि अकेली सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं होती, दुनिया का अंत नहीं है वो। प्राइवेट भी दायरे हैं जहाँ पे काम किया जा सकता है, नरेगा में भी काम किया जा सकता है, अपना कोई कारोबार चलाया जा सकता है। पैसा नहीं है तो बैंक्स लोन देंगे, कई तरह के डिपार्टमेंट सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो बेसिक पर्पज़ है उन तक पहुँचना और उनका उत्थान करना और उनको मदद करना ताकि उनका आर्थिक स्तर सुधर जाए। तो अभी हम उठा रहे हैं उन लोगों को जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से कम है। तो जनता सरकार में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।